हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी जो पटवारी की जो पूरी सीरीज़ थी, इसमें 4 पेपर हुए थे और चारों पेपर में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उसकी ये लास्ट एक वीडियो बना रही हूँ मैं फाइनल। पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस हमने इस पूरी सीरीज़ में डिस्कस किए हैं। अगर आप में से कोई नए व्यूअर हैं तो वो पीछे वाली सीरीज़ भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। बेसिक अनुदेशक में जो फंडामेंटल से क्वेश्चन आएंगे, हमें लगभग आइडिया हो जाएगा। सेम बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड, तो उसके हमें क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो भी पता चलेगा। और आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। जो मेल मर्ज होता है वर्ड के अंदर, उसके प्रचालन को निष्पादित मतलब कंप्लीट करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है। कौन सी एक चीज़ है जो एसेंशियल नहीं है, हमें अगर वो ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब होते क्या है ऑप्शन, वो हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। डेटा सोर्स एक्चुअल में क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर एक ऐसी स्प्रेडशीट जिसमें आप किन किन लोगों को मेल भेजना चाहते हो, उन सब पर्सन्स की डिटेल्स हो, मतलब उनका एक एड्रेस हो, मेल एड्रेस हो, या फिर उनकी डिटेल हो भी, हमें ये जो मेल है वो किसे भेजना है, कहाँ भेजना है, एड्रेस होना चाहिए। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक्चुअल मैसेज जो आप उस मेल में भेजना चाहते हो उसे हम बोलते हैं मेन डॉक्यूमेंट। ये भी हमारे लिए एसेंशियल है। अब जब भी हम किसी को मेल भेजते हैं तो आपको पता है हम एक उसका ऊपर यूनिक एड्रेस देते हैं। जैसे आपको किसी को लेटर भेजना है, आप उसके ऊपर एड्रेस तो लिखोगे, बट किस पर्सन को आपने लिखा है, उस घर में अगर 5-6 सदस्य हैं उनमें से वो लेटर किसका है, आप उसके ऊपर एक यूनिक नाम देते हो। उस नाम में आप आपका कोई अगर कोई नाम डिसाइड किया हुआ है या कोई यूनिकली अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो वैसे कर दो। अदरवाइज हम क्या करते हैं, पर्सन का जो खुद का नेम है उसे हम यूनिकली मेंशन करते हैं हर लेटर पे। वैसे ही मर्ज फील्ड के अंदर हम जो यूनिक नाम है जिससे उस लेटर को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए कि किसका ये मेल है, वो होते हैं मर्ज फील्ड। तो यहाँ पे ये तीनों ही हमारे लिए एसेंशियल है अगर हम मेल मर्ज ऑप्शन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्ड फील्ड हमारे लिए एसेंशियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेल वर्कबुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ। जो एक्सेल आप देखते हो, एक्सेल के अंदर वो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है आपको इस तरीके से रो और कॉलम के अंदर डिवाइड हुआ हुआ मिलता है, जिसमें इस तरीके से ये जो आपको लाइन्स दिखती है पूरी, ये होती है रो, और इसमें आपको ये जो दिखते हैं इनका नाम होता है ऊपर ABCD, इस तरीके से ये होते हैं हमारे कॉलम। रो और कॉलम को इंटरसेक्ट करने वाली पर्टिकुलर ये एक डब्बा जो आपको दिख रहा है छोटा सा, इसको हम बोलते हैं सेल। इस पूरी शीट को बोला जाता है शीट 1, इसका नाम है बाय डिफ़ॉल्ट। और ये तीन शीट हमें हर एक्सेल की एक वर्कबुक में मिलती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट इसका यही नाम होता है। इस पूरी तीनों का कलेक्शन और इस पूरी फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक। इस वर्कबुक के अंदर जो कलेक्शन होता है, ये कलेक्शन जो आपको दिख रहा है पूरा, ये वर्कशीट्स का कलेक्शन होता है और साथ में ये चार्ट्स का भी कलेक्शन होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब जो भी डेटा आप लिखोगे, देखो एक्सेल में हम क्या लिखते हैं, एक्सेल में जैसे कोई बच्चे हैं उनका हमें रिजल्ट तैयार करना है, ठीक है, उस रिजल्ट को आप या तो डायरेक्ट एक पेज के ऊपर निकाल दो, या फिर आप ग्राफ से दिखाओ कि जो सबसे ऊपर रैंक वाला है उसके 70 नंबर आए हैं और जो सबसे कम वाला है उसके 33 नंबर आए हैं। मिडिल वाले जो बच्चे हैं एवरेज उनका माने तो उन्होंने 55 नंबर लिए हैं। इस तरीके से ग्राफ के तरीके से अगर हम दिखाना चाहते हैं रिजल्ट को तो हम एक्सेल में ऐसे दिखा सकते हैं। पाई चार्ट में अगर दिखाना चाहते हैं कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, वो चीज़ें भी हम दिखा सकते हैं। तो वर्क बुक जो होती है वो चार्ट और वर्कशीट्स का कलेक्शन होता है। इसके अंदर शीट्स होती हैं, इस वजह से हम एक्सेल को एक नाम से और जानते हैं, उसे बोला जाता है स्प्रेड शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट ए प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग इन द पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन के लिए जो पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पूरा एक सेट है जिसमें हमें वर्ड भी मिलता है, एक्सेल भी है और पावर पॉइंट भी है। तो अगर बात करते हैं पावर पॉइंट की, इसमें हम क्या करते हैं, स्लाइड्स या पेज एंटर करते रहते हैं, पेज इंसर्ट करते रहते हैं हमारे यूज़ के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं हमने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें हमने 10 पेज मिला के ऐड कर लिया। अभी हाल फिलहाल हम 9वें नंबर पेज पे हैं, हम चाहते हैं हमें स्लाइड्स जो है वो पहले नंबर पेज से दिखना शुरू हो जाए। उसके लिए आप डायरेक्ट कीबोर्ड के अंदर एक शॉर्टकट की होती है F5, अगर आप इसे दबाओगे तो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर नंबर 1 से एक स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा ध्यान रखना बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, नंबर 1 वाले पेज से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट कमांड ही पूछी गई है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। इनमें से किसे हम एक को कंसिडर नहीं करते हैं एज अ सेकेंडरी स्टोरेज। सबसे पहले हार्ड डिस्क। तो मेन जो स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें उसमें हार्ड डिस्क का नाम तो सबसे पहले आता है। बाकी आपने देखा होगा ऑप्टिकल डिस्क, मतलब
जो डीवीडी और सीडी आती है उसमें हम कुछ डेटा स्टोर करके रख लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे मूवी को हमने डाल के इसमें स्टोर करके अपने सेकेंडरी स्टोरेज में रख दिया। और सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब वो स्टोरेज या वो मेमोरी जिसमें लाइट जाने पे डेटा आपका लॉस ना हो, वो डेटा आप एज अ बैकअप अपने पास में रखना चाहते हो, वो होती है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क भी एक तरह की सेकेंडरी स्टोरेज है, बट आजकल हम इसे यूज़ नहीं करते। ये काफ़ी टाइम पहले, जैसे आज हम सीडी का यूज़ करते हैं, डीवीडी का यूज़ करते हैं, वैसे पहले फ्लॉपी डिस्क का भी हम यूज़ करते थे, जिसपे कुछ एमबी के अंदर ही डेटा आता था। बट अगर बात करें रैम की, रैम कोई सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। ये किस तरह की मेमोरी है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ये वॉलेटाइल है, इसे हम टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे टेम्परेरी? क्योंकि लाइट जाते ही रैम अपना डेटा लॉस कर देती है, उसमें जो भी लिखा हुआ है मान लो कि वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, और रैम डायरेक्ट कनेक्टेड होती है आपके कीबोर्ड से और माउस से। तो जो भी आप इंसर्ट करते हो, जो भी डेटा आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो, वो टेम्परेरी तरीके से जाके स्टोर हो जाता है रैम में। अगर आप उसे परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो तो आप इस डेटा के ऊपर Ctrl+S करके एक शॉर्टकट की है सेव करने का। जब तक आप सेव की कमांड नहीं दोगे तब तक वो डेटा टेम्परेरी स्टोरेज रैम में रहता है, और इस बीच में अगर लाइट चली जाती है तो वो डेटा लॉस भी हो जाता है, डिलीट भी हो जाता है। सेव करने के बाद प्राइमरी मेमोरी से डेटा चला जाता है हार्ड डिस्क के अंदर, या बोल सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। जो डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में एक बार चला गया, इसका मतलब वो परमानेंट सेव हो गया, उसके ऊपर लाइट जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमने बैकअप की तरह पे यूज़ कर लिया और वो परमानेंट हमारी मेमोरी में सेव हो गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैम हमारी किसी भी तरीके से सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर नहीं आती, बाकी सब हमारी सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? स्टोरेज कैपेसिटी की ही हमें एक लार्जेस्ट यूनिट पूछी है इसमें। तो देखो, सबसे छोटी स्टोरेज क्या होती है? 1 बिट। इस 1 बिट में या तो आप 0 लिख दो या फिर आप 1 लिख दो। ये भी 1 बिट है, ये भी 1 बिट है। और इससे बड़ी अगर कोई हम स्टोरेज की बात करें तो वो होता है बाइट, जिसके अंदर 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 01000001, इस तरीके से 8 बिट का एक कॉम्बिनेशन कहलाता है बाइट। और अब शुरू होता है 1024 वाला मैथ्स। ठीक है, अब आप जब 1024 बाइट को ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 1 किलो बाइट, जिसको हम बोलते हैं केबी। इसके बाद अगर आप 1024 केबी को ऐड करोगे तो बनेगा 1 मेगाबाइट, जिसे बोला जाता है एमबी। इसके बाद आप 1024 एमबी को जब ऐड करोगे तो उससे बनेगा 1 गीगाबाइट, जिसे बोला जाता है जीबी। और जब आप लास्ट में 1024 जीबी को ऐड कर दो, मिला दो 1024 जीबी को, तो आप क्या बना सकते हो? 1 टेराबाइट, जिसे बोला जाता है टीबी। और इस तरीके से ही ये सीरीज आगे चलती रहती है। अब 1024 बाइट का देखो क्या मतलब है। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। तो 1024 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से तो हमें कितने बिट्स मिलेंगे? 8192 बिट मिलेंगे। और 8192 बिट किसके बराबर है? 1 केबी के। पूरी कैलकुलेशन ये इस तरीके से ही होती है। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे मेगाबाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मेगाबाइट किसके बराबर है? 1024 केबी के बराबर है। और केबी किसके बराबर है? 1024 बाइट के बराबर है। और बाइट किसके बराबर है? 8 बिट के। इसका मतलब अब हमें किस किस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 8। ये जब हम निकालेंगे और हमें जितनी बिट्स मिलेगी वो बराबर होंगी किसके? मेगा बाइट के। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, और फोटो एडिटिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के। प्लेटफॉर्म मतलब हार्डवेयर, हार्डवेयर का कोई सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या कोई भी नहीं है। इसका एक शॉर्टकट ये है कि आप ये देख लो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है वर्ड प्रोसेसिंग की, स्प्रेडशीट की और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की। ये तीनों ही सॉफ्टवेयर क्या कंप्यूटर यूज़ करता है क्या? तो अगर जवाब हाँ है तो वो हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट आपको पता है फोटो एडिटिंग कौन करेगा? यूज़र यूज़ करेगा। स्प्रेडशीट, एक्सेल पे रिजल्ट कौन तैयार करता है? यूज़र करता है। वर्ड के ऊपर लेटर कौन टाइप करता है? यूज़र करता है, ना कि कंप्यूटर अपने आप से कोई लेटर तैयार करके देगा आपको, है ना। जो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट यूज़र यूज़ करता है उन्हें बोले जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा ही ध्यान रखना आप यूज़र के लिए ही बनाए जाते हैं, और जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं विंडोज़। अब इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ जाएंगे, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, एंटीवायरस वाले सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। ऐसे सब तरह के सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए, सिस्टम की सुविधाओं के लिए बनाए जाते हैं, सिस्टम का ध्यान रखने के लिए बनाए जाते हैं, वो सब होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है ये तीनों कौन से एग्जाम्पल है, तो ये हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगी जिसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इनको मैंने डिटेल में बता रखा है। वो आपके बेसिक अनुदेशक में भी काम आएगा, और एक हमारी यूनिट होती है अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कोर्स में है, उसका भी वो एक पोर्शन है। तो आप उस वीडियो को देख लेना, वो आपको हेल्प कर देगी इस चीज़ को समझने में, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाटी इज यूज्ड विद द रेफरेंस टू। क्वाटी हम क्यों यूज़ करते हैं, क्वाटी किसके संदर्भ में यूज़ किया जाता है ना? क्या मॉनिटर के अंदर हम कोई क्वाटी वर्ड को यूज़ करते हैं, माउस, प्रिंटर के अंदर, या कीबोर्ड में? तो मैंने आपको जैसे अभी परसों ही एक कीबोर्ड के टाइप बताए थे, जिसपे बताया था कि क्वाटी कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं, जिसमें ए के बाद में एस होता है, देन डी होता है, और ये अक्षर ऐसे बिल्कुल बराबर क्यों नहीं होते, ए बी सी डी? कीबोर्ड में हमें हमेशा ऐसे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इस तरीके से अगर हम वर्ड्स को लिखेंगे हमारी स्पीड के ऊपर फ़र्क पड़ता है। वो कीज़ हमारी फिंगर के बिल्कुल नज़दीक रखे जाते हैं, जो नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ आते हैं। तो इनको अरेंज करने का अलग अलग तरीका है। और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट अगर आपको स्पीड में टाइप करना है, ये क्वेश्चन आया था इसी एग्ज़ाम में, ड्वार्क करके एक कीबोर्ड होता है, जिसमें भी क्या है, फिजिकली अगर कीज़ हैं उनका अरेंजमेंट थोड़ा अलग है। ये अगर आपको सबसे फास्ट स्पीड में टाइप करना है तो आप इस कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि क्वाटी का यूज़ हम कीबोर्ड के लिए करते हैं, एक कीबोर्ड के टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट्स अ कंप्यूटर्स बेसिक फंक्शन सच एज शेड्यूलिंग टास्क, कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स इज कॉल्ड। जब भी प्रोग्रामों का एक संकलन, मतलब कलेक्शन, जो एक कंप्यूटर के मूल जो जितने भी इंपॉर्टेंट काम है, बेसिक काम है, जैसे टास्क शेड्यूल करना, या फिर पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स में सब आ जाएंगे, आपकी कीबोर्ड भी आ जाएगा, बाहर से कनेक्ट होने वाली सब डिवाइसेस, प्रिंटर भी आ जाएगा, यहाँ पे माउस भी आ जाएगा। इन सब के ऊपर पेरिफेरल्स पे कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। और साथ में कोई भी टास्क या फिर कोई भी काम अगर शेड्यूल करना है, सीपीयू तक पहुंचाना है, तो ये सब काम कौन देखता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, नेटवर्क, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो डायरेक्ट आंसर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये सब काम करता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं, कौन से? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इनको किसी और काम से कोई भी मतलब नहीं है कंप्यूटर में क्या हो रहा है, इनको बस इतना ही मतलब है दोनों को, कंपाइलर, इंटरप्रेटर को, कि यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन देता है हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश वाले स्ट्रक्चर्स में, उनको हम क्या करेंगे, 0101 में चेंज कर देंगे, मतलब मशीन भाषा के अंदर चेंज कर देंगे। बस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम इतना ही होता है, और इसके बाद इनका काम ख़त्म हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करता है, क्योंकि यूज़र को मशीन भाषा नहीं आती और मशीन को यूज़र की भाषा नहीं आती। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को लेके मैनेज करता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर अपना अच्छे से काम कर सके, यूज़र को हम अच्छे से अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करवाएं ताकि वो बहुत ही ईजिली इस मशीन को यूज़ करे। ऐसा नहीं हो कि यूज़र इंस्ट्रक्शन दे रहा है 01 में, है ना, क्योंकि 01 की लैंग्वेज में कौन इंस्ट्रक्शन देगा? जिसको प्रोग्रामिंग का अच्छा नॉलेज होगा। और कौन सी प्रोग्रामिंग? 01 वाली, वो तो आज किसी को भी नहीं है। तो हार्डवेयर 0101 पे काम कोई भी नहीं करता आज के टाइम में, सब हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और नेटवर्क तो अपने आप में पूरा टर्म ही अलग हो गया, जिसका कंप्यूटर के अंदर के जितने भी काम होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके जो भी सजेशन है वो भी मुझे दें। वीडियोस अगर अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स जो भी तैयारी करें उनके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये मुझे एक मोटिवेशन देता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।